मेरी तरफ से स्वागत है आप लोगों का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड में। सभी को गुड मॉर्निंग, जल्दी से लाइव आ जाइए ताकि आज जो चौथा चैप्टर है जीव विज्ञान का उसको स्टार्ट किया जाए। और सुबह सुबह श्री कृष्ण कुमार केसरी जी ले लिया गया नाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नूरी परवीन जी वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल। जय श्री कृष्णा, जिसका जो नाम सबका स्वागत, जल्दी से आ जाइए। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम का जवाब सलाम वालेकुम होता है, सॉरी भूल गए थे, अभी याद पड़ा। चलिए जय माँ सरस्वती, बताइए राधे राधे, जय गुरुदेव। जितने भी बच्चे हैं जिनको जैसा नाम साझे सबका स्वागत। चलिए, कैसे हैं सर? ठीक है बच्चा? चलिए बच्चा, ओके ओके ठीक है बच्चा। आप लोग कैसे हो ये बताओ? मौसम परिवर्तन हो रहा है तो थोड़ा सेहत का ध्यान रखिए। जैसे आज हम थोड़ा सा गर्म कपड़े एक पहन के चले आए, ठीक है, क्योंकि ठंडक बढ़ रही है सुबह को। आप लोग भी थोड़ा अच्छे से रहिए, ठीक सर? अच्छा ठीक है, मैं ठीक हूँ। प्रणाम बच्चा, कुशवाहा नेहा। चलिए, जय महाकाल। कैसे हैं सर? रिप्लाई कीजिए। चंद्रमोहन कुमार जी ठीक हैं, आप भी ठीक होंगे आशा करते हैं। चलिए, कमेंट सबका आ रहा है बच्चा? हाँ, तबीयत ठीक, थैंक यू। क्या नाम था? कुर्बान करके कोई बच्चा था आई थिंक। चलिए, पीडीएफ, हाँ यही लिखा है फिलहाल। चलिए, अभिषेक भारती जी, बड़ी ठंड है सर। चलो चलो बच्चे लाइव आते रहेंगे और फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो जीव विज्ञान कक्षा 12 या 12th का जो चौथा चैप्टर है जनन स्वास्थ्य, उसको पढ़ेंगे। और ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, पर फिर भी समय लेके समझा जाएगा, क्योंकि छोटे चैप्टर से लघुत्तरी क्वेश्चन और कुछ चीज़ टिप्पणी लिखने के लिए जो लास्ट में आते हैं वो आ जाते हैं। तो उसका कॉम्बिनेशन ऐसे बना देता है कि वो बच्चों को एक आता है तो दूसरा नहीं आता, तो थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िएगा, ठीक है ना। और ये ऐसा भी नहीं है कि समझ में नहीं आएगा चैप्टर, इसमें एकदम सटीक जानकारियाँ लिखी हुई हैं जो कि चाहिए। तो ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए सीधे क्लास को शुरू किया जा रहा है, ठीक है ना बच्चा? अभिवादन स्वीकार। चलिए, ठीक जी सर, जी सर। चलो थैंक यू। हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक ठाक ही है सलमान जी। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक लेते हैं जनन स्वास्थ्य में WHO। कोई मुझे बताएगा WHO का मुख्यालय कहाँ है? क्योंकि इसमें ज़्यादातर हम आप लोगों को पूछेंगे ही, ठीक, पढ़ाना तो है ही। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या इसी को कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन। बच्चे कमेंट करो तो पहले आप लोग, WHO का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड है कि क्या है? अब यही मत करने लगना जो हम बोले, हो सकता है हम गलत भी बोले तुम लोगों को, ठीक। चलो, छोटी छोटी जानकारियां पहले। जनेवा, चलो सही तो लग कर दिए अब, ठीक है ना सर? आज नहा कर आए हैं क्लास लेने के लिए। अरे बाप रे, बहुत महान काम कर दिया। हम सुबह सुबह उठ के नहा लेते हैं पूजा करने के लिए। लखनऊ में नहीं, लखनऊ में CDRI है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर, जहां पर सहेली नाम की दवा बनाई गई थी, ठीक है ना। चलिए, चलो, WHO ने 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर व्यक्ति का ये 4 लक्षण पूरी तरीके से सामान्य है, कोई बताना चाहेगा, तो वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, ठीक है ना। और ऐसे व्यक्ति से ही शादी की जाए, चाहे ये 4 लक्षण लड़कियों में, चाहे ये 4 लक्षण लड़कों में हो, ठीक है ना। तो पहला लक्षण क्या है? शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, व्यवहारिक। शारीरिक, शारीरिक, सामाजिक, ठीक, व्यवहारिक और भावनात्मक, और भावनात्मक। ये 4 लक्षण जिन व्यक्तियों में हो, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, WHO के अनुसार ये पूरी तरीके से स्वस्थ माने जाते हैं। और हाँ, बच्चा सही लिख रहा है। सर आप लोग कहाँ से पढ़ते हैं? प्रिया कुमारी जी, जब हम BSc कर रहे थे, ठीक है ना, बैचलर इन साइंस में 3-4 साल लगाए, जब हम 1 साल फेल होने का जोड़ के बता रहे हैं, तो उसके बाद चीज़ें समझ में आई, ठीक है ना। और बाकी देखो,
ठीक, नहीं हुई है। तो शारीरिक रूप से कहने का मतलब जो जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से पूरी तरीके से स्वस्थ हो, उसके शरीर के सभी अंग स्वस्थ हो, उसका शरीर स्वस्थ हो, उसको मतलब लूला लंगड़ा ना हो, अपाहिज ना हो, मानसिक रूप से कमजोर ना हो, ये सब चीज़ों की बात हो रही है। सामाजिक रूप से वो केवल अपना भला ना समझता हो, समाज को अपना परिवार मानता हो, तो अच्छा बुरा जो भी वो काम कर रहा हो अपने जीवन में वो ये सोच के कर रहा हो इसका असर हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ेगा, तो क्यों ना हम एक अच्छा काम करें। तो सामाजिक इंसान भी होना चाहिए, व्यवहारिक। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कुछ लोगों से ही उसका व्यवहार सही हो, ऐसे लोगों से भी वो व्यवहार अपना सही रखे जो अपने आसपास के लोगों के बारे में, अपने घर के बारे के सदस्यों के बारे में ही सिर्फ ना सोचे। तो अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार वो जरूर करे। ठीक, व्यवहारिक हो गया। भावनात्मक, भावनात्मक में आप लोग दो क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए, एक होता है फीलिंग्स, एक होता है इमोशन। दोनों में पहले अंतर स्पष्ट कीजिए, उसके बाद फिर हम समझाएं। चलिए बताइए। राधे राधे बच्चा। हाँ, फिजिकल, इमोशन, बिहेवियर एंड सोशल, ठीक है ना, सही बात है। नहीं जीतू कुमार जी नहीं। चलिए, मुझे फीलिंग्स और इमोशन में कोई बच्चा डिफरेंस लिखे तो मैं समझ पाऊँ। मैसेज आ रहा है, शिवांगी आई थिंक आपका नाम था, निकल गया ना, ठीक है ना। चलो, हाँ बहुत अच्छा मोहन गोस्वामी जी, आप उसी पे फोकस करिए। चलिए, फीलिंग्स और इमोशन में अंतर। चलिए, हैप्पी बर्थडे अमन कुमार जी, जिस अगर आपका बर्थडे है तो। मैसेज जा रहा है शिवानी सिंह जी, भावनाओं को तेज तेज से, ए भगवान किताबी ज्ञान लिख दिया, चलो छोड़ो। अगर कह रहा है किसी व्यक्ति की किसी की फीलिंग्स पूरी तरीके से मैच करती हैं तो उससे ज़्यादा कहीं ऊपर दर्जा दिया जा सकता है इमोशन को। जैसे कह रहा है कि मुझे भूख लगी है, भूख के कारण मेरा चेहरा लटका हुआ है, ये लोगों को दिख रहा है, ठीक है ना। तो जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसको रखोगे किस पे, इमोशन में, और जो चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं उसको रखोगे किस में, फीलिंग्स पे। मुझे भूख लगी है, ये मेरी फीलिंग्स है, लेकिन भूख के कारण मैं रो दिया, मेरा चेहरा एकदम उदास हो गया, वो लोगों को दिख रहा है, वो हो गया इमोशन। तो इमोशन दिखाई देता है जिसको भावनात्मक के रूप में जोड़ा जाता है, और फीलिंग्स दिखाई नहीं देता। तो यहाँ इमोशन के बारे में बात कर रहा है कि वो इमोशन जो लोगों को आपको दिख रहा है। तो किसी के साथ फीलिंग्स के रूप में टच होना या इमोशन के रूप में टच होना या इमोशनल टच होना, कहने का मतलब ये है कि उसमें ज़्यादातर आपको क्या, इमोशनल को दिया जाएगा। तो WHO के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको कहते हैं, शारीरिक, सामाजिक, व्यवहारिक और भावनात्मक, ये 4 लक्षण ऐसे हैं जो सभी व्यक्तियों में होने चाहिए, जिसके कारण उन्हें पूरी तरीके से क्या माना जाता है, स्वस्थ माना जाता है। शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से और भावनात्मक रूप से। अब करते हैं अगली बात। लोगों को जागरूक करने के लिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। चलो कमेंट में लिखो ताकि याद हो जाए, लिखो कमेंट में लिखो ताकि याद हो जाए। लिखोगे, लोगों को जागरूक करने के लिए क्या करते हो, लोगों को इन सब बातों के लिए, ठीक है ना, लोगों को जागरूक करने के लिए, जागरूक करने के लिए, WHO ने, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO ने कब कब बताओ तो, कमेंट में लिखो, एक बार याद हो जाएगा। कमेंट में लिखो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। हाँ, एक है 7 अप्रैल, जब तक लिखोगे नहीं तब तक याद नहीं रहेगा, आदत डाल लो एक बार। और एक है 11 जुलाई, 11 जुलाई, ठीक। एकदम आराम से पढ़ो इस चैप्टर को, क्योंकि छोटा ही चैप्टर लेकिन जरूरी है। 7 अप्रैल को क्या है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक। और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, जनसंख्या दिवस मनाने का क्या दिया है, निर्देश दिया है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखो, छोटी छोटी बातें हैं, इन सबको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, ठीक है ना। सर कमेंट दिखना इग्नोर कर रहे हैं, नहीं मिस्टर विवेक कुमार जी, इग्नोर क्यों करेंगे, सारे बच्चे मेरे अपने ही हैं, ठीक है ना, बस आप लोगों से थोड़ा सा बड़े हैं, ठीक। जोड़ के पता कर लीजिएगा, मेरा डेट ऑफ बर्थ 95 है, थोड़ा सा बड़े हैं, ठीक है ना। चलो, बात समझ में आ गई इतना। चलो, तो WHO ने कुल कितने पहलुओं पर बात की, 4, शारीरिक, सामाजिक, व्यवहारिक, भावनात्मक। और लोगों को जागरूक करने के लिए WHO ने 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का क्या किया है, निर्देश दिया है। चलो, ठीक। चलो, अब जो इसमें से इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें जनसंख्या के बारे में थोड़ा सा। चलो, जनसंख्या के बारे में ना लॉन्ग आंसर उसको लाग में अंतिम में देख लिया जाएगा। इसमें छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए हुए हैं जिसको समझने की कोशिश करते हैं। चलो, सबसे पहला हम लोग लेते हैं उल्ब बेधन। क्या लेते हैं, उल्ब बेधन, जो जरूरी है पहले उस पर बात की जाए, लास्ट में जो चीजें इंपॉर्टेंट इस साल के लिए उतरी नहीं है उसको देखा जाएगा। उसको कहा जाता है एमनियोसेंटेसिस, या इसको कहते हो उल्ब बेधन, उल्ब बेधन कहते हो इसको। कोई बच्चा अगर मुझे बताना चाहे कि इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अगर उसको पता हो
या सुन रखी हो उसने कहीं से। उल्ब भेदन क्या है? चलो पहले पढ़ रखे हो बच्चा तो बता सकते हो। चलो एमनियोसेंटेसिस सुनो। उल्ब भेदन में किया क्या जाता है बच्चा, पहले इसको समझ लो, लिखना आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक, देखो सीधे सीधे कह रहा है कि ये अगर किसी माँ का गर्भाशय है तो गर्भाशय के अंदर क्या होगा, शिशु का विकास होता है। क्या होता है? शिशु का विकास होता है। शिशु का क्या होगा? विकास होगा। गर्भाशय के अंदर क्या होगा? शिशु का विकास होगा। ठीक, और ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि नया पढ़ रहे हैं। बस यहाँ पर कुछ नाम आएंगे, उस नाम को बच्चा आप लोग एकदम मन से पढ़ लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि ना पढ़ें, लेकिन उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ से यहाँ प्लेसेंटा आता है, फिर अम्बलाइकल कार्ड आता है, फिर इसी से एक बेबी क्या होता है? जुड़ा होता है। और इसके चारों तरफ बच्चा एक आवरण पाया जाता है, यहाँ पे ऐसे एक पतला सा। उस आवरण को कहते हैं हम लोग एमनियन, और उसमें भरा होता है तरल पदार्थ जिसको कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड या उल्ब तरल कहते हो। ये आप लोगों को तो पहले से पढ़ चुका था। द्रव का परीक्षण करता है तो वह द्रव आपके गर्भाशय के अंदर भ्रूण को घेरे रखता है और उसकी रक्षा करता है। एमडी सलमान जी ने लिखा जो कि है पूरी तरीके से सही बच्चा। चलो अब इसको बनाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये तो ओवरी हो गया, अंडाशय जिसको कहते हो। अब सुनो सीधे सीधे इसको समझने की कोशिश बिना किसी लाम लपेट के। इसको कहते हो अम्बलाइकल कार्ड। अम्बलाइकल कार्ड या इसी को कहते हैं गर्भनाल। क्या कहते हो? गर्भनाल। एकदम आराम से समझना, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत कर दोगे। और ये 2 नंबर में लिखने को आता है तो आराम से समझना, भले एक क्लास एक्स्ट्रा लग जाएगी, उसको लेकर परेशान मत रहना, वो मैं मैनेज कर लूंगा। ठीक, चलो दूसरा, यहाँ जो ये आवरण है इसे कहते हो एमनियन। एमनियन मेम्ब्रेन। क्या कहते हो? एमनियन। एमनियन आवरण। ठीक, इसमें जो तरल पदार्थ भरा है अंदर की तरफ उसको कहते हो एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड या इसे कहते हो उल्ब तरल। उल्ब तरल। क्या कहते हो? उल्ब तरल। और ये जिसको घेरे हुए है या जिसको प्रोटेक्शन या सुरक्षा प्रदान कर रहा है बच्चा, उसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो या भ्रूण। क्या कहते हो? एम्ब्रियो या इसी को हम लोग कहते हैं भ्रूण। एकदम आराम से समझना, जल्दबाजी मत करना समझने की, ठीक है ना। चलो मैसेज आ रहा है सबका बच्चा। ऑल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लाइए सर। बिल्कुल आ जाएगा आज शाम से, आज नहीं कल मेरा ऑब्जेक्टिव आएगा शाम को, हो सकता है 5 से 6 के बीच में, जो भी ठीक है ना, टाइमिंग देखा जाएगा उसमें आएगा, तो उसमें डिटेलिंग में इसको पढ़ा जाएगा, वो यूट्यूब पे रहेगा। ठीक, चलो अब सुनो क्या किया जाता है एमनियोसेंटेसिस में। जब बेबी भ्रूण वाली अवस्था में, भ्रूण वाली अवस्था में कहने का मतलब भ्रूण वाली अवस्था कितने महीने का था? 1 महीने का था। आप लोगों को याद होना चाहिए ये बात, 1 मंथ की बात हो रही है। यस नहीं रहेगा मंथ में, 1 मंथ की बात हो रही है। भ्रूण वाली अवस्था मतलब कितने महीने की बात हो रही है? 1 महीने की। एक बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे ही दूसरा महीना गर्भकाल में लगता है बच्चा, दूसरे महीने से उसको गर्भ कहने लगते हैं हम लोग, फीटस कहने लगते हैं। ठीक है ना सर, वीडियो लेट डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, हम आज सर को मैसेज करते हैं कि कुछ दिक्कतें आ रही हैं बच्चों को, उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है ना, चलो कह रहा है कि जब ये 1 महीने का होता है तो इस समय क्या करता है डॉक्टर, एक इंजेक्शन लेता है और इंजेक्शन की सहायता से यहाँ से इस तरल पदार्थ को क्या करता है? निकालता है। क्या करता है? इस तरल पदार्थ को निकालता है। और कितना तरल पदार्थ अगर पूछा जाए निकाला जाता है तो तरल पदार्थ की मात्रा होती है 20 से 25 ml। यहाँ से गर्भाशय से ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है, उल्ब तरल है, उसको क्या करता है? वो बाहर निकालता है। कितना? 20 से 25 ml उल्ब तरल, उल्ब तरल को बाहर निकाला जाता है। ठीक, बाहर निकालेगा तो अब ये जो भ्रूण वाला अवस्था इसके अंदर बचा हुआ है बच्चा, इस भ्रूण वाले अवस्था की शरीर की कुछ कोशिकाएं निकलकर इस उल्ब तरल में क्या हो रही होंगी? फैल रही होंगी। क्या हो रही होंगी? उल्ब तरल में फैल रही होंगी। अब वो कोशिकाएं अगर इसके अंदर प्रवेश कर जाएं तो ये क्या है? एम्ब्रियो सेल है या एम्ब्रियोनिक सेल है। एम्ब्रियो के क्या है? कोशिकाएं हैं। और इन कोशिकाओं को क्या किया जा रहा है? लेकर इनके केंद्रक में, कोशिकाओं को लेकर इनके केंद्रक में जो डीएनए है और डीएनए में जो जीन है, क्या है? जीन है, उनकी सहायता से क्या पता किया जाता था? आनुवांशिक दोष पता किया जाता था। आनुवांशिक दोष पता किया जाता था। आनुवांशिक दोष पता किया जाता था।
या उन कोशिकाओं में जो केंद्रक है, इसी बीच में केंद्रक भी है, और केंद्रक में जो गुणसूत्र हैं उनसे गुणसूत्रीय विकार पता किया जाता था। गुणसूत्रीय विकार जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ये सब चीजें ये पता किया जाता था, ताकि अगर ये बच्चा पैदा हो रहा है तो जन्म से ही क्या हो, लूला लंगड़ा, अपाहिज, मंद बुद्धि ना हो, तो इन सब चीज़ों की जानकारी पहले से हमारे पास अगर रहे तो हम लोग उसको उस चीज़ से क्या करते हैं, बचा सकते हैं। लेकिन यदि हम उसको नहीं बचा पाते तो उसका दैनिक जीवन बाकी लोगों से पूरी तरीके से क्या होता, खराब होता। तो उसको टर्मिनेट किया जाता। टर्मिनेट कहने का मतलब उसको मार दिया जाता है 1 महीने की अवस्था में। लेकिन इसका मिसयूज किस में होने लगा, इसका मिसयूज होने लगा गुणसूत्रीय विकार को न जानने के अलावा इसका मिसयूज होने लगा, दुरुपयोग होने लगा किसमें, लिंग परीक्षण में। इसका दुरुपयोग होने लगा किसमें, लिंग परीक्षण में। लिंग परीक्षण में, जिसके कारण यदि उनमें गुणसूत्रों की संख्या यक्स होती थी तो कन्या भ्रूण हत्या की मामले क्या हो गए, लगातार बढ़ गए। किसके, कन्या भ्रूण हत्या के मामले लगातार क्या हो गए, बढ़ गए। क्या हो गया, बढ़ गया। जिसको रोकने के लिए 1971 में एक कानून बनाया गया जिसे कहा गया MTP एक्ट। क्या कहा गया, MTP एक्ट, या इसी को कहा जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या इसी को हिंदी में कहते हो चिकित्सा सगर्भता समापन। क्या कहते हो, चिकित्सा चिकित्सा सगर्भता समापन। देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चलो अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दो आप लोग। सर अभी भी होती है, देखो होता है कि नहीं होता है, लेकिन हॉस्पिटल पर चिपकाए रहते हैं वहाँ पे कि यहाँ पर लिंग परीक्षण की क्रिया नहीं होती। करते हैं कि नहीं करते वो तो हॉस्पिटल वाले जाने, ठीक है ना। पर ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना अधिकार लड़कों को है जीवन में, समाज में जीने का, उससे कहीं ज़्यादा अधिकार स्त्रियों को है। रीज़न ये है कि ऊपर वाले ने, चाहे अल्लाह कहो, भगवान करो, कुछ भी कह लो, अपने अपने धर्मों के हिसाब से जन्म देने का अधिकार सिर्फ स्त्रियों को इसलिए दिया है क्योंकि वही उनके लिए ज़रूरी है। पुरुषों में उतनी सहन क्षमता या दर्द सहने की क्षमता या जो भी कहो, दुख सुख में सहने की क्षमता नहीं है, इसलिए स्त्री पुरुषों को वो क्षमता नहीं दी गई। हमारे हिसाब से तो यही है। और कहीं हमने पढ़ रखा था कि स्त्रियों का आज़ाद होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें कोई बंदिशों में रहने का दायरा ना सिखाए, उन्हें भी आज़ादी का पूरा हक है, ठीक है ना। तो हम तो जानते हैं, चाहे छोटी बहनें हो चाहे बड़ी बहनें हो, वो हमारे लिए एक आदर्श होती हैं, और उनको कभी दुख नहीं देना चाहिए। घर की स्त्रियों को, चाहे बाहर की स्त्रियाँ हों चाहे जहाँ की स्त्रियाँ हों, उनका सम्मान बहुत जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि अगर वो ना हो तो हम लोग इस दुनिया में नहीं हो सकते। भले हम कुछ भी कह लें किसी के भाई बहन या जो भी है किसी को, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें, स्त्रियों का सम्मान करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलो कुछ क्वेश्चन इसमें से पूछते हैं। एमनियोसेंटेसिस की क्रिया में बचाना। चलो, एमनियोसेंटेसिस की क्रिया में किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो आप लोग लिखोगे किसको, उल्ब तरल का। एमनियोसेंटेसिस की क्रिया में कितने ml उल्ब तरल की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो उसे कहा जाता है कि इसको 20 से 25 ml उल्ब तरल की आवश्यकता होती है। एमनियोसेंटेसिस की क्रिया के द्वारा जो उल्ब तरल निकाला जाता है उसमें कोशिकाओं को लेकर क्या पता किया जाता है, तो अनुवांशिक दोष और गुणसूत्रीय विकार पता किया जाता है, ठीक। पहली चीज, किस अवस्था में किया जाता है, तो भ्रूण की अवस्था में किया जाता है, 1 महीने की अवस्था में किया जाता है। दूसरी चीज, जो भ्रूण है वो किस आवरण द्वारा घिरा होता है, तो एमनियोटिक मेम्ब्रेन द्वारा घिरा होता है। इतनी बात देख लोगे। और कह रहा है इसका दुरुपयोग किसमें होने लगा, लिंग परीक्षण में, जिसके कारण यदि गुणसूत्रों की संख्या यक्स होती थी तो कन्या भ्रूण हत्या के मामले बढ़ गए, जिसको रोकने के लिए 1971 में एक कानून बनाया गया जिसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या MTP एक्ट कहते हो, जिसको हिंदी में चिकित्सा सगर्भता समापन कहा जाता है। चलो बताइए बबलू जी, जल्दी कर देंगे आपकी बात पूरी। चलो शोफिया खातून जी, थैंक यू, ठीक है ना। चलिए अब इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसकी बात कर ली जाए। तो पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि उल्ब भेदन पर टिप्पणी लिखिए। तो जो चीजें हमने बोल रखी हैं सेम चीज उसी से रिलेटेड लिखा गया है। उल्ब तरल जन्म से पूर्व जन्मजात अनुवांशिक रोगों के निदान तकनीक है जिसका उपयोग गर्भावस्था में भ्रूण के गुणसूत्रीय असामानताओं तथा उपापचयी अवस्थाओं की जानकारी को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। भ्रूण गर्भाशय में एमनियोटिक द्रव में तैरता रहता है। इंजेक्शन की सहायता से इस एमनियोटिक द्रव का नमूना लेकर इसमें उपस्थित कोशिकाओं के संवर्धन करके गुणसूत्रों की असमानताओं का निरीक्षण किया जाता है ताकि घातक रोग अथवा गंभीर उपापचयी अवस्थाओं से क्षतिग्रस्त भ्रूण को नष्ट किया जा सके। इनको जिन उपचार द्वारा ठीक किया जाता है, परंतु आजकल इसका तकनीक का उपयोग करने
कन्या भ्रूण हत्या के लिए किया जाने लगा। भारत सरकार ने लिंग परीक्षण गैर कानूनी घोषित कर दिया है, जिसके लिए एक कानून बनाया गया जिसे कहा जाता है MTP एक्ट। हाँ, फिगर बना के बताओगे तो आपको पहले बता चुके हैं कि टीचर मजबूर हो जाएगा आप लोगों को नंबर देने के लिए, तो फिगर के साथ आंसर लिखने की कोशिश करो बच्चा। ठीक, अब आ गया चिकित्सा सगर्भता समापन, जिसको हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले समझा है क्या, MTP एक्ट। MTP एक्ट, ठीक, कब आया था? आया था 1971 में। ठीक, इस पे भी पूछेगा तब भी यही लिखोगे, जो अभी मैंने आप लोगों को बोल के बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। सर आप पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे क्या? देखो, जो जरूरी है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग पूरा पढ़िए या सटीक पढ़िए, जो भी कहिए, लेकिन आपके क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, बस इतनी सी बात है। अभी तो ये तो जितना इंपॉर्टेंट आप लोगों को लग रहा है, दीर्घ उत्तरी लघु उत्तरी, उस हिसाब से चलना है। अभी एक ऐसा आएगा मैं लेके आऊंगा, ठीक है ना, जिसमें आपके जो भी पिछले प्रीवियस ईयर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए हैं उनको छांट छांट के मुझे उसमें से निकालना है, जो कि उस नंबर में भी एक क्वेश्चन भी इधर उधर का ना पूछे जो आपका छूट जाए, ठीक है ना। चलिए बच्चा, चलो, तो लिखा है चिकित्सा सगर्भता समापन प्रक्रिया के अंतर्गत भ्रूणीय अनियमितताओं या कानूनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गर्भ अवधि पूर्ण होने से पूर्व समापन या गर्भपात करा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को सन 1971 में कानूनी स्वीकृति प्रदान की गई। यह प्रक्रिया गर्भ के प्रथम तिमाही अवस्था मतलब 12 सप्ताह तक ही सुरक्षित होती है, क्योंकि जैसे ही 3 महीने के बाद उस बच्चे की हम समाप्त करने लगेंगे जो गर्भाशय में है, चाहे लड़का या लड़की, तो उसका असर माता के शरीर पर भी पड़ेगा, तो माता के भी मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए कह रहा है कि प्रथम तिमाही या 3 महीने के अंदर किया जाता है, ठीक है ना। होते हुए उल्ब भ्रूण के जांच के लिए उपरांत गुणसूत्रीय मसलताओं की पुष्टि की जाती है। तत्पश्चात एक कुशल रोग स्त्री रोग विशेषज्ञ की देखरेख में दवाइयों का उपयोग द्वारा सगर्भता समापन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य बलात्कार एवं असुरक्षित यौन संबंध से उत्पन्न अनचाहा गर्भ, शिशु में जन्मजात रोग आदि दशाओं में गर्भ समापन करना होता है। हालांकि आजकल लिंग परीक्षण के उपरांत इस प्रक्रिया का दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या में किया जाता है, जिसके सरकार ने गैर कानूनी बताते हुए इस पर क्या लगा दी है, रोक लगा दी है। तो अगर MTP एक्ट भी पूछेगा तब भी इसको ऐसे समझ के समझा के लिखोगे, अगर आपको उल्ब भेदन पूछेगा तब भी आप इसको ऐसे ही समझाकर लिखोगे, ठीक है ना। हाँ प्रिया कुमारी जी, जितने भी आपके सेंटअप एग्जाम हुए हैं या जो भी आपके मंथली एग्जाम हुए थे उस सारे पेपर को मुझे सॉल्व कराना है, और लाइन बाय लाइन तो नहीं कराना है, लेकिन जो भी उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा वो करा देंगे हम आप लोगों के लिए, ठीक। चलिए, थैंक यू प्रीति कुमारी जी। ठीक, ये बात समझ में आ गई हो तो बताओ, ये दोनों क्वेश्चन अगर आप लोग अच्छे से समझ गए हो तो बताइए। चलिए बताइए, ये दोनों क्वेश्चन अगर आप लोग समझ में आ गया हो तो बताओ। एप्लीकेशन वाले नंबर पे कॉल नहीं लगता होगा, इसमें बुक के लिए बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा है तो बिजी चल रहा होगा, तो थोड़ा टाइम लेके किया करो, हो सकता है बात हो जाएगी। चलो, चलिए बताइए। हाँ बात तो सही है सैफ जी। चलो, हाँ समझ गया सर, यस सर, जी सर, अब आंसर आने लगा, ठीक, क्लियर है गुरुजी। अब आते हैं किस पे, जनसंख्या नियंत्रण की विधियों पर, ठीक है ना। हाँ ठीक, अब आते हैं जनसंख्या नियंत्रण की विधियों पर। जनसंख्या नियंत्रण की विधियां, जनसंख्या नियंत्रण की विधियां, ठीक। चलो बच्चा, अब इस पे बात की जाए, जनसंख्या नियंत्रण की विधियां। तो जनसंख्या नियंत्रण की बच्चा विधियां जो होंगी उसको 2 श्रेणियों में विभाजित किए हो, एक है अस्थायी विधि और एक है अस्थायी विधि। तो पहली विधि है अस्थायी विधि, अस्थायी विधि, अस्थायी विधि, ठीक। और जो दूसरी विधि है, इसको ऊपर कर लो, जो दूसरी विधि है वो है अस्थायी विधि, अस्थायी विधि, अस्थायी विधि, ठीक। अब अस्थायी विधियों को कहते हो परमानेंट मेथड और इसको कहते हो टेम्परेरी मेथड। क्या कहते हो, टेम्परेरी मेथड। और अस्थायी विधियों में 2 पढ़ते हो आप लोग, एक होता है नसबंदी, नसबंदी, और एक पढ़ते हो नलबंदी, नलबंदी। इसको कहते हो वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी, TOMY, हाँ। इसको कहते हो ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। 2 वर्ड यहाँ लिख लो ताकि आराम से याद रहे। नसबंदी होती है पुरुषों में, मेल में, और नलबंदी होती है स्त्रियों में या फीमेल में,
ठीक, चलो आराम से आप चुपचाप लिखिए बच्चा, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, मेल में किसको कहा जाता है? शुक्रवाहिका को काटा जाता है, शुक्रवाहिका को काटा जाता है, को काटा जाता है, जिसके कारण शुक्राणु बाहर नहीं आते। और फीमेल में संयुग्मन नलिका या फैलोपियन ट्यूब को काटा जाता है, संयुग्मन नलिका को काटा जाता है, नलिका को काटा जाता है। अभी इसको आगे हम बता रहे हैं, ठीक है ना, फिगर के साथ। अब आते हैं हम लोग अस्थाई विधियों पे, अस्थाई विधियों पे। तो जो अस्थाई विधियां हैं इनको दो प्रकार भागों में विभाजित किया गया है, एक दवा वाले से और एक यंत्र वाले से, ठीक है ना। अस्थाई विधियों को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं? चलो यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड कर लिया जाए, दो पार्ट में अस्थाई विधियों को यहाँ से भी एक ऐसे कर लिया जाए ताकि ये अलग रहे, ठीक। चलो, चलो, तो एक की तरफ क्या लिखा जाए? यंत्र, जिसको कहते हो डिवाइस, कौन कौन से डिवाइस यूज किया जा सकते हैं। और एक की तरफ लिखा जाए दवा, मतलब कौन कौन सी दवाइयां यूज की जाएंगी गर्भधारण से बचने के लिए। बच्चों जरा आप लोग लिखो, तो ये जानकारी होनी चाहिए सभी लोगों को। पहले तो बच्चों आप लोग लिखो, तो देखते हैं किन बच्चों को क्या पता है। वीर्य नहीं आता बच्चा, वीर्य आएगा पर उस वीर्य में स्पर्म नहीं होगा, शुक्राणु की कोशिकाएं नहीं होंगी, ठीक है ना। इसके पुरुषों के शारीरिक संरचना पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, सहेली, चलिए चलिए बताइए सर, आप हम कहाँ कह रहे हैं, मतलब बिल्कुल आएगा प्रीति यादव जी। या तो आप 3-3 लाइन के सारे क्वेश्चन लिख दीजिए और अपना पीठ थपथपाइए कि हमने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं जीव विज्ञान की, और जब रिजल्ट आए तो आप नंबर बहुत कम पाए, तब आपको एहसास हो, यार अरे हम दोनों ने बहुत कम लिखा था। या तो आप समय लेकर आराम से बैठ के जो भी 3 घंटा 3.5 घंटे का पेपर हो रहा है पूरा अच्छे से लिखिए और तब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए और पूरे कॉन्फिडेंस से बोलिए कि हमको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है ना। चलो, हाँ, तो यंत्र में कापर टी, कापर 7, लूप, कॉन्डम, ये सब चीजें लिखा जाते हैं, LNG 20 लिखा जाता है, ठीक है ना। यंत्र में क्या लिख सकते हो? कापर टी, कापर 7, LNG 20, इसको पूरा नाम लिखते हैं क्योंकि ये पूछा हुआ है, लीवो नॉर्जेस्ट्राल 20, ये 20 ग्राम मिलीग्राम है, ठीक है ना, ये ब्रैकेट, ठीक। फिर क्या बचेगा इसके अलावा? कॉन्डम बचेगा, लूप बचेगा, सर्वाइकल कैप्स बचेगा, वाल्ट, सर्विकल कैप, ठीक, डायफ्राम, ये सब डिवाइस में आएंगे, ठीक, इत्यादि कर लो। ये सब किस में आएंगे? डिवाइस में आएंगे। और दवाओं में आएगा माला डी, माला एन, ठीक, सहेली, हफ्ते में 1 दिन खानी होती है इसको, और इसको तो एकदम इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, इसीलिए इसको हम घेर दे रहे हैं। चलो, इसको एकदम इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना सहेली को, क्योंकि इसको बनाया था जिस संस्था ने उसके बारे में मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ है? लखनऊ में, लखनऊ में, ठीक। उसके बाद क्या है? अनवांटेड 72, अनवांटेड 72। उसके बाद क्या आएगा? प्रोजेस्ट्रान पिल्स, प्रोजेस्ट्रान पिल्स। उसके बाद आएगा प्रोजेस्ट्रान प्लस एस्ट्रोजन ओनली पिल्स, प्रोजेस्ट्रान प्लस एस्ट्रोजन ओनली पिल्स, पिल्स मतलब दवाइयाँ, ठीक है ना। ये सब दवाइयाँ उपयोग की जाती हैं अस्थायी विधियों में। चलिए, अभिषेक भारती जी, वो जागरूकता की बात है और कोई बड़ी बात तो नहीं है। हिंदी में भी नाम वही है यार, ये ना तुम लोग क्या ही बताएं। चलो, माला डी, अब ऐसे लिखवाओगे, माला एन, ठीक। प्रोजेस्टान तो हिंदी में सब लिख सकते हो, ऐसा तो कोई बात नहीं है, ये सब वैसे ही पूछा है, ठीक है ना।
हाँ, और एक चीज़ और, यहाँ मेल और फीमेल कॉन्डम दोनों अलग अलग होते हैं, सेम एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। क्या हो गया भैया? इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलो बताओ। हाँ, बिहार से भी बीएससी कर सकते हो, ऐसा ठीक तो है, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है। सब जगह पढ़ाया तो उसी लेवल का जाता होगा। अनवांटेड 36 नहीं होता है, 72 होता है। चलो, कहाँ लगाया जाता है ये सब चीज़ अभी डिस्कस करते हैं, अभी वो सब चीज़ है, ठीक है ना। अभी खाली याद रखो इन सब चीज़ों को। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए दो विधियां अपनाई जाती हैं, एक अस्थायी विधि और दूसरी अस्थायी विधि। अस्थायी विधियों में हम कुछ डिवाइस या यंत्र का उपयोग करते हो, जैसे कापर टी, कापर 7, LNG20, कॉन्डम, लूप, वाल्ट, सर्वाइकल कैप, डायफ्राम, ये सब चीज़ें। और दूसरी चीज़ जो है, दवाइयाँ उपयोग करोगे, माला डी, माला एन, सहेली, जो कि सबसे जरूरी है, इसको तो एकदम याद रखना, ठीक। अनवांटेड 72, प्रोजेस्ट्रान पिल्स, प्रोजेस्ट्रान प्लस एस्ट्रोजन पिल्स और ओनली। और अस्थायी विधियों में जिसके लिए ये सब चीज़ों दोनों ऊपर का उपयोग ना किया जाए, उसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं नसबंदी और नलबंदी। नलबंदी स्त्रियों में होती है जिसमें फैलोपियन ट्यूब को काटा जाता है, और नसबंदी पुरुषों में होता है जिसमें शुक्र वाहिका को काटा जाता है। चलो, नहीं साहब जी, होता है, ऐसा कोई बात नहीं है, यही तो बात है, जानकारी अधूरी होती है तो उसके लिए आपको पढ़ने की ही ज़रूरत होती है, ठीक है ना। चलो, हाँ, डायफ्राम फीमेल के लिए है, चलो अच्छी बात है। दोनों में लिख सकते हो, बाइलिंगुअल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो, अब एक बात करते हैं नलबंदी की, नलबंदी की, और एक बात करते हैं नशबंदी की। किसकी? नशबंदी की, नशबंदी की, ठीक। दोनों बातों पे आते हैं, नलबंदी और नशबंदी पे। देखो, नलबंदी तो सबसे पहले हम बोल चुके हैं कहाँ पर होगा, फीमेल या स्त्रियों में, और जो नसबंदी है ये होगा मेल या पुरुषों में। इस बात को भी विशेष ध्यान रखिए, और इसको करते हैं दो पार्ट में डिवाइड, ठीक। चलो, अब इसको बनाकर समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि अगर हम नलबंदी की बात करें तो ये फीमेल में हो रहा है, ठीक है ना। लिप्स लूप वगैरह अभी आप लोगों को समझाते रहे बच्चा, अभी उस पर आते हैं, ठीक। एक बच्चा कह रहा है सर बायो से बीएससी कर सकते हैं, भैया पहले उसके लिए इंटर पास करो आप, 12th, फिर बीएससी पे जाइएगा, सॉरी यूपीएससी पे। कदम पहले धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। आपका सपना बहुत अच्छा है बच्चा, लेकिन ठीक। चलो, और यहाँ पर होगा क्या, ओवरी या अंडाशय, और इसकी संरचना को हम लोगों ने पहले अच्छे से पढ़ रखा है। और इसको क्या कहते हैं हम लोग, फैलोपियन ट्यूब। क्या कहते हो? फैलोपियन ट्यूब या संयुग्मन नलिका, संयुग्मन नलिका कहते हैं, नलिका, ठीक। होता क्या है, जब भी हम लोगों को कराना होगा क्या, नशबंदी, सॉरी नलबंदी, तो नलबंदी की क्रिया में इसी संयुग्मन नलिका को यहाँ से क्या किया जाएगा, ऐसे काट दिया जाएगा। काटने के बाद इसको इस साइड से भी और इस साइड से, दोनों साइड से क्या किया जाएगा, काट दिया जाएगा। और काटने के बाद इसको, सॉरी कहाँ गया, सेलुलोज के धागे से क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है। इसको सेलुलोज के धागे से क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है। अब जब भी ओवरी में या अंडाशय में अंडाणु जनन की क्रिया होगी, अंडाणु जनन की क्रिया होगी, अंडाणु जनन की क्रिया होगी, तो जितने भी अंडाणु बनेंगे, जितने भी अंडाणु बनेंगे वो अंडोत्सर्ग की क्रिया द्वारा यहाँ पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे? यहाँ पर। किस क्रिया द्वारा? अंडोत्सर्ग की क्रिया द्वारा। एकदम आराम से समझना बच्चे, ठीक है ना, बिना किसी क्या करें लाम लपेटे के, ठीक है ना। तो अंडोत्सर्ग की क्रिया द्वारा यहाँ पर क्या पहुंचेंगे, अंडाणु, क्या पहुंचेंगे, अंडाणु। पर क्या होगा, जब इधर से सर्विक्स वेजाइना यूट्रस से क्या जा रहा होगा, स्पर्म जा रहा होगा, यहाँ से शुक्राणु जा रहा होगा, ऐसे शुक्राणु जा रहा होगा, तो ये शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में मिलेंगे नहीं, तो यहाँ पर निषेचन नहीं हो पाता है, निषेचन नहीं हो पाता है, नहीं होता है, जिसके कारण स्त्री जो है गर्भधारण से क्या होती है, बच जाती है। अब इन स्त्रियों में क्वेश्चन पूछता है कि यदि किसी महिला में नलबंदी की क्रिया की गई है या ट्यूबेक्टमी की क्रिया की गई है तो क्या उसमें पीरियड आएंगे? तो बिल्कुल भाई, इसमें मासिक धर्म चलेगा, मासिक धर्म सामान्य रूप से चलेगा, सामान्य रूप से चलता रहता है, चलता रहता है। पर
इस क्रिया में अंडाणु नहीं मुक्त होते हैं, पर इस क्रिया में अंडाणु नहीं मुक्त होते हैं, अंडाणु नहीं मुक्त होते हैं, नहीं मुक्त होते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि यदि किसी महिला में ट्यूबिक्टमी की क्रिया कर दी गई है तो क्या उसमें मासिक धर्म चलता है? पूरी तरीके से सामान्य होना चलता है। सर बच्चा होने के बाद में ऑपरेशन करा देते हैं। हाँ हो सकता है, कोई बात नहीं इससे। अब आते हैं किस पे? नसबंदी पे, जो कि होता है किसमें? पुरुषों में। अब ये है मान लो पुरुषों का टेस्टिस या वृषण जो हम लोगों ने बना रखा था, और वृषण से जो नली बाहर निकलती है उस नली को ही कहते हैं हम लोग शुक्रवाहिका, फिर सेमिनल वेजाइकल, फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से फिर पेनिस, फिर ग्लैंस पेनिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस, और ये हो जाएगा पुरुषों का नरजनन अंग बनकर तैयार। ठीक, इसको समझो। यहाँ पर बल्बो यूरेथ्रल और काउपरस ग्लैंड ये सब चीज़ें हैं। ठीक, इसको समझने की कोशिश करो। इसमें क्या कर रहे हो? इसमें इस नली को काट दिया जा रहा है, यहाँ से इस नली को क्या किया जा रहा है? काट दिया जा रहा है। और काटने के पश्चात उस नली को भी क्या किया जाता है? सेलुलोज के धागे से बांध दिया जाता है। मतलब किसको काट रहा हो? शुक्र वाहिका को, वाहिका को काट दिया जाता है, काटा जाता है, काटा जाता है, जिसके कारण ये वाला हिस्सा क्या है बच्चा? वृषण। क्या है? वृषण। इस वृषण में शुक्राणु जनन तो होगा, शुक्राणु जनन होगा, और शुक्राणु का निर्माण भी होगा। शुक्राणु जनन होगा तो जाहिर सी बात है शुक्राणु का निर्माण भी होगा। लेकिन जब इंसेमिनेशन की क्रिया में सीमेन बाहर निकलेगा, ठीक है ना गैर कानूनी नहीं है, गदादास गैर कानूनी क्या होगा? शुक्राणु जनन की क्रिया में जब यहां से क्या बाहर निकलेगा? सीमेन बाहर निकलेगा, सीमेन, या इसी को कहोगे क्या? वीर्य बाहर निकलेगा, तो सीमेन में शुक्राणु नहीं होंगे, शुक्राणु नहीं होंगे, शुक्राणु नहीं होंगे, जिससे निषेचन नहीं हो पाएगा, जिससे निषेचन नहीं होता है, निषेचन नहीं होता। और इससे पुरुषों की जनन क्षमता कहते हैं, शारीरिक क्षमता, या सीधे सीधे जो कहा जाता है मेल मोर्टलिटी, कहने का मतलब मर्दानगी जिसको कहते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, वो पूरी तरीके से सामान्य होगा। चलो, सीमेन से सीमेन बनता है, यहाँ पे बनता है सीमेन, सेमिनल वेजाइकल में यहाँ बनता है, सेमिनल वेजाइकल में, तो सीमेन तो निकलेगा ना यहाँ से ऐसे, पर उसमें शुक्राणु नहीं होगा क्योंकि शुक्राणु तो वृषण में बना था। बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। शरीर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक, इसका शरीर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा, चाहे महिला के चाहे पुरुष के। चलो बताओ, तो अगर क्वेश्चन पूछेगा अस्थायी विधियों को बनाने के लिए तो बना लोगे? चलो बताओ, अस्थायी विधियों के बारे में दोनों बातें क्लियर हैं? पहले मुझे बताओ, फिर आगे हम बढ़े पढ़ाने के लिए। हिचकी आ रहा कि याद कर रहा है क्या कोई यार? ओहो, जी 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 जी, अनुनय कुमार, अच्छा चलो ठीक है, जी सर जी सर जी सर, पूरा जी जी भर दिया है। चलिए बताएं। मुक्त नहीं होता है कहने का मतलब यहाँ ओवम तो आएगा पर वो बाहर नहीं निकलेगा पीरियड के समय से, क्योंकि बाहर निकलने के लिए वो तो रास्ता अवरोध हो गया ना, इसलिए। चलो बताओ। सर आप उल्टा लिख दिए हैं, मतलब नसबंदी पुरुषों में, नलबंदी स्त्रियों में निषेचन नहीं होगा, संयुग्मन नलिका काटा जाता है, अंडाल अंडोत्सर्ग, शुक्रवाहिका काटा जाता है, सेमिनल वेजाइकल, शुक्राणु जनन, शुक्राणु नहीं होंगे, जिससे निषेचन नहीं होगा। सही तो लिखा है बच्चा, क्या उल्टा लिखा? सब तो सही है, बताओ। ये 100% कार्य करता है, 10%, 5%, 90% पे कहाँ आ रहा है? जब काट दिया गया तो शरीर से कैसे निकलेगा? चलो, आज प्रैक्टिकल एग्जाम है, अरे वाह। हाँ, दोबारा जोड़ा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि एक बार अगर काट दिया गया तो दोबारा नहीं जोड़ा सकता, दोबारा इसको जोड़ा जा सकता है ऑपरेशन के थ्रू, इस बात का भी विशेष ध्यान निकलेगा। चलो आयशा जी, अच्छी बात है। चलो अब आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे। कहाँ गया भैया क्वेश्चन? क्वेश्चन कहाँ गया? देख रहे हो, क्वेश्चन भाग गया। चलो तो जल्दी से ऊपर जाओ, और ऊपर यहाँ आ जाओ। एक और दूसरा कहाँ गया?
ये वाला। चलो ये रहा। तो कह रहा है कि अस्थायी विधियों में बंध्याकरण नसबंदी में नर या मादा की जनन वाहिनियों को इसी स्थान से काटकर बांध दिया जाता है। जंतु वाले निकले युग्मक के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। यह जनन क्षमता पर अस्थायी रूप से अवरुद्ध करने की सर्वाधिक सफल विधि है। ये विधियां निम्नवत हैं। महिला में ट्यूबेक्टमी नसबंदी, और पुरुषों में कहा गया ऑपरेशन कर नसबंदी में क्या कह रहा हूँ, वैसेक्टमी काटा गया है। ये यहाँ पे नलबंदी होना चाहिए, नस नहीं नलबंदी है। ये मिसप्रिंट है मेरी तरफ से भी, हम इसको सही कर दे रहे हैं। ये नलबंदी होगा। ओह एक मिनट, लिखने में भी दिक्कत हो गया, देख रहा हूँ कहाँ गया भाई। ये नलबंदी होगा बच्चा, नसबंदी नहीं होगा। ये छोटे छोटे शब्द ऐसे नंबर काट देंगे आपका। चलो चलिए, सेम कहानी जो भी आपको बताए हैं वही चीज़ है, ठीक है ना। नहीं मैसेज को इग्नोर नहीं कर रहे हैं निशा कुमारी जी, बताइए क्यों इग्नोर करेंगे, क्या मिल जाएगा मुझे इससे, चलो बताओ। और इन सब से आ गया, इन सब से लोगों को जागरूक करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा, ठीक है ना। RCH प्रोग्राम, RCH रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, या कहीं कहीं पर केयर की जगह पर प्रोग्राम भी लिखा हो सकता है। PROGRAMME प्रोग्राम, या इसी को हिंदी में क्या कहते हो, हिंदी में कहते हो जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, ठीक है ना, चलाया गया था। कोई बता सकता है बच्चा कि ये कब चलाया गया था, किस साल, बताओ जरा तो किस साल चलाया गया था, चलो बताओ। हाँ किस साल चलाया गया था आरसीएच प्रोग्राम, आरसीएच प्रोग्राम कब, हाँ हम दो, हमारे दो तो बाद में आया था, ठीक है। हाँ आरसीएच प्रोग्राम कब चलाया गया था, लोगों को जागरूक करने के लिए जनन के बारे में, ठीक है ना, अस्थायी विधियां इन सब चीज़ों के बारे में बताने के लिए, ठीक है ना, सैनिटरी पैड यूज करने के लिए, उनके फायदे। 1915 नहीं है, 1971 भी नहीं है, 1997 लिखा है अनुनय कुमार और रोशन कुमार जी ने, आई थिंक, ठीक है ना। 1997, 1951 में जनसंख्या नियंत्रण कानून आया था बच्चा, 1997 में ये चलाया गया था, ठीक है ना, ये प्रोग्राम। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। आरसीएच प्रोग्राम कब चलाया गया था, 1997 में। चलो वो बच्चा जो लिख रहा है उसका भी लिख दे रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून कब आया था, 1951 में, सबसे पहले भारत ने दिया था। जनसंख्या लिख दे रहे हैं, नियंत्रण सबसे पहले किसने बताया था, भारत ने बताया था, पर भारत में ही फेल हो गया, ठीक। और कब आया था, 1951 में। और सबसे पहले अगर पूछेगा किस देश ने अपनाया था, तो सबसे पहले चीन ने अपनाया था, ठीक है ना। प्रथम कौन था, प्रथम देश कौन सा जिसने अपनाया था इस कानून को, वो था चीन। इसीलिए चीन की जनसंख्या सीमित रह गई और भारत इन सब से क्या हुआ, आगे निकल गया। भारत इन सब से क्या हुआ, आगे निकल गया, इसीलिए। चलो बताओ, इतनी बात समझ लोगे। हाँ चीन ने सबसे पहले इसको अपनाया था। और बताओ 1971 में, चलो कुछ डाटा यहीं लिख डालो, चलो भैया लिख रहे हो तुम लोग तो मैं भी लिख दे रहा हूँ। 1971 में क्या हुआ था, 1971 में MTP एक्ट लागू हुआ था, चिकित्सा सगर्भता समापन, चिकित्सा सगर्भता समापन, ये लागू हुआ था। चलो लिख रहा तो लिख ही डालो, एक जगह याद रह जाएगा। और 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। 11 जुलाई जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस।
विश्व जनसंख्या दिवस। चलो लो, ये भी याद रखो, लिख रहा हो तुम लोग तो अच्छी बात है, वैसे लिख रहा हो तो इसी बहाने याद हो जाएगा। ठीक, चलो बहुत अच्छा बच्चा, लग रहा है आप लोगों को याद हो गया। हाँ, सारी बातें अब लग रहा है कि आप लोगों को एकदम बढ़िया से याद होने लगेगा। कुछ बच्चे ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि आज प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। चलो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, कुछ चीज़ें हम समझा ले रहे हैं, बाद में उसको लिख के हम कल समझा देंगे। कौन सा? ये वाला हिस्सा देखो, कापर टी और कापर 7 सुन लो, याद रह जाएगा। 4 मिनट बचा 1 घंटे में आप लोगों का। आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या बाह्य निषेचन कहते हो इसको, ठीक है ना, या पात्रीय निषेचन भी कहा जाता है उसको भी पढ़ना है, उसको लेके परेशान कर रही है, ठीक है ना। नया क्लास होगी इंग्लिश की। चलो देखो, कापर टी और कापर 7 जो महिला के यूट्रस या गर्भाशय में लगाए जाते हैं, उससे निरंतर कापर आयन निकलता रहता है। तो जब महिला के गर्भाशय में स्पर्म पहुंचता है यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पे जब कापर टी और कापर 7 लगाए होते हैं, वो या तो टी आकार का होता है या तो 7 आकार का होता है। तो उससे कापर आयन जब निकलते रहते हैं, तो कापर आयन निकलने की क्रिया के कारण शुक्राणुओं का भक्षण होने लगता है, या शुक्राणुओं के गति करने की क्रिया को वो रोक देता है, जिसके कारण शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचते नहीं है, मतलब फैलोपियन ट्यूब में नहीं पहुंचते हैं, जिसके कारण निषेचन नहीं हो पाता है। वैसे ही LNG-20 एक डिवाइस है, वो भी क्या करता है, शुक्राणुओं के भक्षण का कार्य करता है या इम्प्लांटेशन की क्रिया को रोकता है। और कॉन्डोम तो कह रहा है कि जो मेल होता है वो अपने पेनिस के ऊपर एक प्लास्टिक का लूप या कवर लगाता है, और जो फीमेल कॉन्डोम होता है वो महिला के यूट्रस में अंदर की तरफ लगाया जाता है, यूट्रस में नहीं मतलब इस बर्थ कैनाल वाले हिस्से में यहाँ पे लगाया जाता है। ठीक, दूसरी चीज अगला जो था उसमें कहा गया, लूप और वाल्ट और सर्वाइकल कैप्स, ये प्लास्टिक के बने होते हैं जो यूट्रस में ही लगाए जाते हैं, जिसके कारण वो शुक्राणुओं को स्टोर करने का काम करता है। मतलब इंसेमिनेशन की क्रिया में जब यूट्रस में शुक्राणु जा रहे होंगे तो शुक्राणु उसी में क्या होते हैं, भर जाते हैं। परखनलिस इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हो, जो गिफ्ट गैमीट्स इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर या गिफ्ट जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर के थ्रू बनाए जाते हैं, या ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन की सहायता से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। चलो कमेंट पहुंचता है बबीता कुमारी जी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। चलिए ठीक, अपने हाथ से तो नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको एक डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। DNA का फुल फॉर्म क्या है गुरु जी? भोलू कुमार जी, आप लग रहा है अभी आप 10th में हैं, ठीक है ना। चलिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। चलो, और ये सब दवाइयां हैं माला डी माला एन, ये 21 दिन के टैबलेट होते हैं, जिसमें जैसे पहले टैबलेट पे 21 लिखा होगा, दूसरे टैबलेट पे 20 लिखा होगा, फिर 19, मतलब उल्टा चलता है दवाइयां। और बीच में अगर एक भी दिन गैप करते हो तो पूरा पत्ता खराब हो जाता है और फिर से नए पत्ते से शुरू किया जाता है। और सहेली एक ऐसी दवा है जो हफ्ते में एक बार खाई जाती है, जिससे उत्तर प्रदेश के लखनऊ की एक संस्था है CDRI या सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर या सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने बताया था। और ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई दवा है, इसलिए इसको गवर्नमेंट सबसे ज्यादा प्रमोट करती है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है वह कौन सी गर्भ निरोधक गोली है जिसको गवर्नमेंट प्रमोट करती है, तो वो है सहेली। अनवांटेड 72 में जो 72 लिखा है बच्चा, ये 72 घंटे या 3 दिनों की बात है। यदि किसी फीमेल में फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया हो गई है, तो अगर वो 72 घंटे के अंदर इस दवा का सेवन कर रही है, तो वो इम्प्लांटेशन या प्रत्यारोपण की क्रिया को रोक देता है, जिससे महिला गर्भधारण से बच जाती है। और ये जो दवाइयां बनाई जाती है उसमें या तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के लिए दवाइयां होती हैं, या तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों के लिए, या तो अंडाणु जनन को रोका जाए या तो गर्भधारण को रोका जाए, ये सब दवाइयां हैं। चलो बताओ, हाँ मेडिकल स्टोर पे सभी दवाइयां सामान्य रूप से मिल जाएंगी। अंकुश कुमार जी आपका नाम पढ़ लिए। राज बाबू जी आपका कमेंट आ रहा है, हाँ वो भी है। अभी लैक्टेशनल अमीनोरिया है, आगे भी बता सकते हैं उसको। और फिर ये समय ऐसा होता है कि ओवुलेशन के बाद 10 दिन का ऐसा समय होता है, वो लैक्टेशन अमीनोरिया कहने का मतलब जब शिशु का जन्म होता है तो अगले 6 महीने तक महिलाओं में पीरियड नहीं होते, तो उस समय बचा जा सकता है। या स्खलन विधि होती है, जब पुरुषों के शरीर से स्पर्म बाहर निकलना होता है, तो उसमें पेनिस को यूट्रस से या सर्वाइकल वेजाइना से जो किया जाए बाहर निकाले जाए, पर वो उतनी कारगर नहीं है, ठीक है ना। चलो, हाँ बहुत ज़्यादा खाने से दवाइयाँ नुकसान तो होंगी, ये तो फर्क है। और मेडिकल आइडेंटिटी से देखा जाए तो इन दवाइयों को साल भर में केवल 1 से 2 बार यूज किया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। उसका इफेक्ट नहीं तो आप पे पड़ने लगेगा, ओवरी सिस्ट या ओवरी का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। ओरल पिल्स वो दवाइयाँ होती हैं जिसको मुख से खाते हो। कोई बात नहीं, लग रहा है आप MBBS कर रहे हैं, MBBS करेंगे तो फिर जाहिर सी बात और बढ़िया है, नाम रोशन करेंगे घर वालों का अपना। चलो, हाँ PDF जल्दी भिजवा देंगे, तो कल मिलते हैं इसी टाइम पे। जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, दिन भर अच्छे से पढ़ाई कीजिए और ख्याल रखिए अपना, ठीक है ना। चलो बाय।